नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। पहला तरीका इस क्वेश्चन को होगा a+3b अपॉन 2a + 4b इज इक्वल टू है 3/5। हमें दिया गया है कि a+3b इज टू 2a + 4b, इनका रेशियो दिया गया है 3:5। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है, या तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए तो हम यहाँ पे अपना एक स्टेप बचा लेंगे। पहली चीज़, पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं ए पे एक बार काम कर लेता हूँ और एक बार बी पे काम कर लेता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिए आप लोग। ए दोनों प्लस के हैं, जब दोनों प्लस के हैं तो मैं करूँगा 5a। देखो 5 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a, 3 की 2 में करेंगे तो 3 दूने 6। 5a और 6a, इनका डिफरेंस कितना आ गया? a आ गया। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम a पे काम करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर साइन प्लस है तो हम उनका डिफरेंस लेंगे। अगर साइन सेम है हमारे, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, तो हम उनका सिर्फ क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। क्लियर है बात इतनी? और अगर साइन उल्टे होते, सपोज करो ये माइनस होता तो ये प्लस होता, तो इनका क्या करना होता? हमें जोड़ करना होता। आगे देखिए, मैं कहूँगा 5 तिये 15 हो जाएगा और 4 तिये 12। 15 और 12 का जो डिफरेंस आता है वो कितना आ जाता है? 3, यानी कि ये आ जाएगा 3b। अब मैं यहीं से देख लूंगा कि यहाँ देखिए, अब यहाँ से अगर मैं a अनुपात b निकालता हूँ तो 3 यहाँ आ जाएगा, और a के साथ में एक तो होता ही है। ठीक है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा तो होता ही है, तो एक को यहाँ ले आएंगे तो 3:1 आ जाएगा, यानी कि 3:1। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 4। मैं कहूँगा जी 1:2, ये मेरा आंसर आ जाएगा 1:2। बात बताएं, क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक और मेथड बताऊंगा, यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था उन सबको हम बिना पेन के, क्योंकि एक चीज देखिए आप लोग, जब आज के टाइम में सारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन एग्जाम है। अब जब हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं तो एक बार मुंडी ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो हम कोशिश करेंगे हम लिखने में थोड़ा अपना टाइम बचाएं, यानी कि हम कम से कम लिखें, ज़्यादा ना लिखें। अब यहाँ देखिए आप लोग, अगर मैं यहीं के यहीं इसको करना चाहूँ तो गौर से देखें, दो संख्या हमें रेशियो में यहाँ दी गई है और दो संख्या हमें यहाँ दी गई है। हमें क्या करना है कि देखो ये 3 के नज़दीक पड़ेगा और ये a+b ये दूर पड़ रहा है इससे, तो हमने बस ये करना है कि नज़दीक नज़दीक वालों की गुणा और दूर दूर वालों की गुणा, और एक बार a पे काम करेंगे और एक बार b पे काम करेंगे। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि 3, देखो 3 दूने 6 और 5, ध्यान से देखना, 3 दूने 6 और 5 एकम 5, 6 और 5, 6 5, डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया a। बात आ गई समझ में? एक ही लाइन में काम खत्म कर देंगे। फिर यहाँ देखिए आप लोग, फिर से देखें, इसकी गुणा यहाँ करेंगे, 3 चौके 12, बी पे काम करेंगे हम, 3 चौके 12 और 5 तिये 15, यानी कि 12 और 15, 12 एंड 15, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 3b। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो a:b कितना आ जाएगा? 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? मैं कहूँगा 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1:2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 300 रुपए की राशि को PQR में विभाजित किया गया। ठीक है, जबकि विभाजित किया गया, यहाँ पे ऐसे कर ले, जबकि QP से 30 रुपए अधिक RQ से 60 रुपए अधिक प्राप्त करता है। गौर से देखिए, जबकि QP से 30 रुपए अधिक RQ से 60 रुपए अधिक प्राप्त करता है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। तो मैंने यहाँ लिखा भाई, ये PQR, बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले हम ये देखेंगे इनमें कि सबसे कम पैसा किसको मिला है। मैं यहाँ देख रहा हूँ Q को, देखो Q को P से ज्यादा मिला है, फिर देखो R को Q से ज्यादा मिला है, सबसे कम किसको मिला है? P को मिला है। तो मैंने कहा जी, मैंने मान लिया कि P को कितने रुपए मिले होंगे? X रुपया मिले होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि भाई Q को, देखो Q को P से कितने ज्यादा मिले? 30 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो इसको मिले हैं 30 रुपए ज्यादा। और R की बात करें तो R को Q से, यानी कि इससे कितने ज्यादा? 60 ज्यादा, तो 60 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो X + 90, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 300। अब मैं यहां से बात करता हूं x, ये आ जाएगा 3x
और 30 और 90 हो जाएगा 120 को उधर लेके जाते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा 60। यानी कि अगर मैं पी क्यू आर की बात करूं यहाँ पे, तो मैं कहूँगा जी पी क्यू आर। तो पी को मिले होंगे 60 रुपये, और क्यू को मिले होंगे 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 रुपये, और आर को मिले होंगे 90 और 60 यानी कि 150 रुपये। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ तो 30 दूनी इनके 2, 3 और ये 5, यानी कि 2, 3, 5। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखें। ये इस तरीके से ना आप अपने दोस्त को भी दोगे ना, वो भी इसी तरीके से करेगा। आप अपने पड़ोसी को दोगे, वो भी इसी तरीके से करेगा। तो फिर आपने अलग क्या देखा? क्योंकि आज के टाइम में आप खुद ही देखो कि भाई सक्सेस रेट कितना है गवर्नमेंट जॉब का, मुश्किल से 1% है। अब नौकरी किसको मिलेगी? जो उसके अंदर कुछ अलग करने, जिसके अंदर कुछ अलग हो, जिसके अंदर कुछ अलग बात हो, वो जॉब लेगा जाके। तो आपके अंदर अलग क्या है? आप अपने दोस्त को दिया, उसने भी ऐसे ही कर दिया, आपके अंदर अलग क्या हुआ? अब सेकंड चीज देखें आप इसमें एक बार। अब दूसरा तरीका देखें, मैं यहां लिखा मैंने पी क्यू आर। मैंने देखा कि क्यू को मिल रहा है पी से ज्यादा, क्यू को मिल रहा है पी से ज्यादा, आर को मिल रहा है क्यू से ज्यादा। यानी कि ये क्रम कौन सा हुआ? देखो पी को क्यू से पी को क्यू से कम और क्यू को आर से कम, या मैं कहूं क्यू को पी से ज्यादा, आर को पी से ज्यादा। बढ़ता क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। असेंडिंग ऑर्डर में इनका रेशियो आएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? देखो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ पाए हो आप लोग? आगे बढ़े, चलो जी आगे देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस में आपका 2015 में पूछा गया है। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा? दोस्तों मैं आपको ये पहले एक बार डिटेल में बताता हूँ, चीजें डिटेल में कैसे करते हैं। क्वेश्चन डिटेल में होगा। देखो इनकम क्या होती है हमारी? इनकम होती है, जैसे मान के चलो मेरी आय या मेरी सैलरी 20,000 रुपये है। 20,000 का मतलब है कि 15,000 मैंने खर्च कर लिए, 5,000 मैंने बचा लिए। तो सैलरी क्या हो गई? मेरा खर्चा और मेरी बचत, इन दोनों का जोड़ हो गई। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। अगर मैं देखूँ इनकम, इनकम कितनी है? 8,5 है, ठीक है। और मासिक व्यय, व्यय कितना है इनका, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 5:3 है। अब इसने पैसे बचाया 12,000 रुपया, और इसने बचाया है 10,000। अब ध्यान से देखिए आप लोग, पहला तरीका इसका जो है, जो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैंने इसको एक्स मान लिया, उसको भी एक्स मान लिया। तो मैं कहूँगा कि जी 8x इसकी इनकम हो गई, और इसकी 5x इनकम हो गई। आप इसमें से सेविंग घटा दो, यानी कि 12,000, इसमें से 10,000 घटा दो, बराबर। अब देखो मैंने इनकम में से बचत घटा दी, तो क्या बचा? खर्चा बचा। खर्चा कितना है? 5 है, 3 है। अब इसकी फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि हम एक स्टेप अपना बचा सकते हैं। मैं पहले इस 8x पे, उस 5x पे काम कर लेता हूँ। 8 × 24, 5 × 5 = 25। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? x आ गया। फिर मैं कहूँगा 12 × 3 = 36 और 10 × 5 = 50। 36 और 50, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 14, यानी कि 14,000। तो मैं कहूँगा मुझे निकालना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 3x है। 3x का मतलब हो जाएगा 14,000 × 3, यानी कि 42,000। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दूसरा मेथड है, मतलब इसी काम को मैं क्या कर सकता हूँ, जो जितना ये मैंने काम किया है, इसी काम को मैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड होता है कि इसी काम को हम थोड़ा शॉर्ट में कर ले बस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये हमारा एक्सपेंडिचर था, सॉरी ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। इसमें हमें एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा 8:5। अब ध्यान से देखें जी, ध्यान से देखें।
मैंने कहा 8 × 24 5 × 5 25, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बस। 8 × 24 5 × 5 25, इनका अंतर कितना हो गया 1 यूनिट। अब देखो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इतनी बात तो हम दिमाग में याद रख भी सकते हैं कि 8 × 24 और 5 × 5 25 1 यूनिट। अब इसकी गुणा यहाँ करें, इसकी यहाँ करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 × 5 50, 12 × 36 50 और 36 का आंसर हो गया 14। और 3 जीरो लगा दे इसमें, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, तो कितना आ जाएगा ये 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 14,000। यहाँ देखिए ये 3 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 42,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा कि जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता, बस हर काम को अलग तरीके से करता है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इतना भी मत लिखो एग्जाम में, इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस ऐसी करके जाओ, एकदम धांसू प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, अब खुद को ट्रेंड करके जाओ एग्जाम में। अब ध्यान दे, एक बार मैं एक तरीके से और इसको हैंडल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। अब गौर से सुनना भाई एक बात, मैंने कहा कि देखो 8 5 है, ये 5 3 है। अब मैं कहूँगा आप लोगों से, देखो डिटेल में मैं सिर्फ ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इस जैसा जो भी आगे क्वेश्चन आएगा मैं उसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं उसे डायरेक्ट ही करूंगा। ठीक है, अब गौर से देखें, मैं कहूँगा आपसे, ये देखो ये रेशियो यहाँ लिखा है, रेशियो यहाँ लिखा है। मैंने आपको अभी कहा नजदीक नजदीक वालों की मल्टीप्लाई करे, दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई करे। नजदीक कौन है देखना जरा, 5 पंजे 25, 8 तिये 24, कितना आ गया 1 यूनिट। इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 यूनिट। अब आगे देखें, ये 5 3 है, ये 12 है, ये 10,000 है। 3 के नजदीक कौन पड़ रहा है 12,000। देखो 3 के नजदीक कौन पड़ रहा है 12,000, तो मैं कहूंगा 12 तिये 36, और मैं कहूंगा 10,000 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50,000 50,000। इसका मतलब होगा 1 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। फिर से बताता हूँ एक बार गौर से सुने, 5 पंजे 25, 8 तिये 24। फिर यहाँ देखें, अब 3 के नजदीक है 12, 12 तिये 36, और 10,000 दूर पड़ेगा, 10,000 दूर दूर वालों की गुना करनी है, 10 की 5 में करेंगे तो 50,000, दोनों का डिफरेंस आ गया 14,000। तो मैं कहूंगा भाई 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 14,000। अब इनकी आय में डिफरेंस पूछा, आय कितनी है 8 5, यानी कि 3 यूनिट, कितना आ गया 42,000 आ गया। कितना आ गया भाई 42,000 आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी, अब एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज और बताता हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको, देखिए भाई, अगर आपकी ये चीज समझ आ गई तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखें आप लोग। इन दोनों की इनकम में कितने का डिफरेंस है 3 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है भाई साहब 3 यूनिट का। अब आप एक चीज सोचे जरा, अगर मैं 3 यूनिट का, मान के चलो 1 यूनिट का मेरा कोई भी वैल्यू आ रहा है, अगर मैं 3 का वैल्यू निकालूंगा तो वहां मैं 3 की गुणा करूंगा, तो ये जो भी संख्या मेरी आएगी उसमें 3 क्या कर जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि 3 उसके अंदर चला जाएगा। आप ये चीज देखें जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो यहाँ पे है नहीं कुछ, नहीं तो मैं भी आपको एग्जाम्पल दिखाता यहाँ पे एक और। चलिए खैर, तो मैंने कहा 3 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों में अंतर कितना है 3 का अंतर है। 3 से कौन कट रहा है 3 से ये कट रहा है मेरा, क्या ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो आप लोग? आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखें। अब कई बार तो मैं आपको बताऊं कि रेशियो के तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि मैं बस पहली लाइन पढ़ूंगा और सिर्फ बाद वाली लाइन पढ़ूंगा और मैं देखूंगा पूछा क्या है, मैं आंसर मार्क कर दूंगा। आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूं, आप देखिए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का और जवानों का जो रेशियो था, वो कितना था, देखो ये रहा यहाँ पे 3:31 था, यानी कि 3:31 था। क्लियर है बात इतनी? युद्ध में 6 अफसर 22 जवान मारे गए। अब अनुपात बचा 1:3, तो कहता है युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। मैं बस इतनी इतनी बात पढ़ूंगा कि किसी रेजिमेंट में ये 3:31 था। पूछा अफसरों की संख्या, अफसरों की संख्या पहले कितनी है देखना जरा 3। क्या 3 से मेरा 31 कटेगा? नहीं कटेगा। 31 से 38 कटेगा? नहीं कटेगा। 21 कटेगा? जी कटेगा। ये कटेगा? 28 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 21 मेरा आंसर हो गया, 21 मेरा आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर मान के चलो बाई चांस बहुत बच्चों का डाउट आता है कि जी यहाँ पे किस, यानी कि 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन मिल गए तो हमें, चलो जी 2 ऑप्शन मिल गए, मैं तो आपको डिटेल में भी उसी प्रकार से सिखा रहा हूँ कि अगर 2 ऑप्शन भी मिल गए तो मैं डिटेल में भी जाऊंगा, पर मैं तब भी इसमें पेन नहीं उठाऊंगा। अब ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ देखिए ये 3:31 है और ये 1:13 है। मैंने कहा नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई।
तो मैंने कहा भाई 31 के नजदीक पड़ेगा 1, 31 से कम 31 और 13 तिये 39, 31 39 दोनों का डिफरेंस हो गया 8, मैंने यहां लिख लिया 8 यूनिट। बात आ गई आप लोगों को समझ में। अब यहाँ जो भाई देखो ये रहा, यहाँ पे फिर से नजदीक नजदीक वालों का मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई, तो मैं कहूंगा देखो 22 एकम 22, 6 की गुणा करेंगे तो 13 इंटू 6 78 आ जाएगा, इनका डिफरेंस करेंगे तो 56 आ गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया, 7 तिये 21 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, क्या आप लोग समझ पाए हो, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग। इसने कहा है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात है 9:7 और खर्चे का अनुपात है 4:3, यदि प्रत्येक 200 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय का योग बताना हमें। मैंने कहा जी इनकम कितनी है 9:7 है और खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, यह है 4:3, दोनों ही 200 रुपए की सेविंग करते हैं, दोनों ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, यानी कि इनकम में से खर्चे को घटाएंगे तो क्या मिलती है हमें, सेविंग मिलती है। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गए 4, ये दोनों की क्या आ गई, ये दोनों की क्या आ गई भाई, ये आ गई दोनों की सेविंग। अब अगर दोनों की सेविंग आ गई भाई, दोनों तो 200 रुपए बचाते हैं, सवाल तो कहता है कि दोनों की सेविंग बराबर है, यहाँ बराबर हमें दिखाई दे नहीं रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। पहले बराबर कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 1, इसकी गुणा यहाँ करो, इसकी गुणा यहाँ करो, इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 9:7 और 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 8:, यानी कि 8:6। अब देखो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 200। अब सेविंग देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड थी कि दोनों 200 रुपए बचाते हैं, 200 बचाते हैं, तो दोनों की यहाँ बराबर दिखाई देनी चाहिए हमें। अब एक एक बराबर आ गया तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 200 आ गया। हमें बताना है दोनों की इनकम कितनी है, मैं कहूंगा 9 7 16। अब 16 यूनिट का जो वैल्यू है वो 16 की 200 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3200 रुपए, यानी कि बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा 9 और 7 16 दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग कितना है, 9 और 7 16, 16 से कौन कट रहा है भाई, ये तो नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48, ठीक है। अब भाई देखो मैंने कहा था कि एग्जामिनर मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं, हो सकता है कि आपका एक ही बार में आंसर आ जाए, कभी कभी अगर आप देखो कॉन्सेप्ट को अधूरा लेके जाओगे तो फंस जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को पूरा लेके जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा। अब या तो 4800 मेरा आंसर है या 3200 मेरा आंसर है, इनमें से एक मेरा आंसर है, या तो बी है या तो सी है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई दोनों ने 200 रुपए बचाए, तो दोनों ने मिलकर कितने बचाए, 400 रुपए, और 400 रुपए बचाए, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उनकी सेविंग 400 रुपए घटा दूं तो क्या बचेगा, खर्चा बचेगा, और खर्चा क्या है यहाँ पे 4:3, यानी कि वो 7 से कटना चाहिए मेरा। तो मैं यहाँ देखता हूं कि अगर मैं इसमें से 400 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा 2800, क्या 2800 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये मेरा आंसर हो गया, ये बात खत्म हो गई, ठीक है। आप इसमें से 400 घटाओगे 4400 आ जाएगा, क्या वो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्लियर है बात इतनी, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन है हमारा, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा सीएनडी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। गौर से सुनिए, पहले मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। जैसे मैंने कहा ये x है, ये y है, ये दो संख्या, एक संख्या ले ली हमने x/y, मैं इसमें CND लगा दिया, क्या लगा दिया जी, CND, मैंने इसको इसमें अप्लाई कर दिया। CND का मतलब है कि अंश में हर को जोड़ दो और अंश में से हर को घटा दो, एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो, ठीक है। एक बार और लगाते हैं इसी में CND, यानी कि अंश में हर को जोड़ते हैं, x + y + x - y, x + y - x + y। अब देखो यहां से y से y गया, x से x गया, यह आ गया आपका 2x/2y। मैं कहूंगा कि जी अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैं CND को 2 बार अप्लाई कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि जिस संख्या पे ये लगता है वही संख्या मुझे वापस मिल जाती है, जिस संख्या पे लगेगा वही संख्या मुझे क्या मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। अब गौर से सुने मेरी बात को, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करने बैठोगे तो फालतू में अपना टाइम दोगे। जहां भी मुझे ऐसा दिखाई देता है, गौर से सुने, CND की पहचान क्या है, देखो ये पहचान है इसकी, एक बार प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे होगा, संख्याएं सेम होगी। जैसे ये कंडीशन मुझे मिलेगी तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे क्या लगने वाला है मेरा भाई, CND लगने वाला है। क्लियर है बात इतनी,
अब गौर से सुनना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ कहूंगा आप लोगों से कि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, संख्याएं सेम है, इसका मतलब है कि अंश में हर को जोड़ दिया, अंश में हर को घटा दिया। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे सीएनडी नजर आ रहा है मुझे कि भाई यहाँ पे सीएनडी अप्लाई हो चुका है, क्लियर है। अब सीएनडी की एक विशेषता ये होती है कि अगर आप सीएनडी इसमें लगाओगे तो इधर भी सीएनडी लगेगा आपका, यानी कि 5:3 है, यहाँ भी सीएनडी लग जाएगा आपका, क्लियर है बात इतनी। तो मैं डायरेक्ट ही कहूंगा ये अंश हो गया x और ये हर हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर हो गया 1/x। इसमें लगाएंगे तो 5×3 कितना हो गया, ये 8 हो गया, और 5 में से 3 के कितना बचा, 2 बचा। अब x ऊपर आएगा तो मैं कहूंगा जी x² कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू यहाँ पे x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा जी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, ठीक है, +-2 आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज और देखें यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, मैं फिर से बताता हूँ। इस ये देखो अंश में हर को जोड़ दिया, अंश में हर को घटा दिया, तो इसका मतलब है ये अंश का काम करेगा और ये हर का काम करेगा, यानी कि डिनोमिनेटर का काम करेगा। तो अंश की जगह मैंने x लिख दिया और हर की जगह मैंने 1/x लिख दिया, x ऊपर आ गया, x², 8 को 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब यहाँ सीएनडी लगाएंगे तो अंश में हर को जोड़ेंगे, 5×3 8, 5 में से 3 गया 2, 2 चौके 8 आ गया, x का वैल्यू हो गया +-2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को। अब आप एक चीज देखें भाई, ये क्वेश्चन है मेरे पास, अब आप देखो कि जो काम मैंने ये किया है, क्या इसके लिए आपको पेन चलाने की जरूरत है, भाई मुझे तो नहीं लगता आपको पेन चलाने की जरूरत है। गौर से देखिए अब एक बार जरा भाई, अब एक चीज देखिए आप लोग, क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगा ये अंश है, ये आ रहा है x/1/x, यानी कि किसका वैल्यू आ गया, x² का वैल्यू आएगा। मैं कहूंगा 5×3 8 और 5 में से 3 गया 2, 8/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब है x² का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, ठीक है। जितना कम लिखोगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा आएगी, क्लियर है बात इतनी। अब देखिए जाएगी आगे, इसने कहा 3 संख्याएं हैं 5:7:12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो अगर हम इसे डिटेल में करते हैं तो मैं कहूंगा जी 3 संख्याएं हैं, इसको मैं मान लिया कि ये 5x है, ये 7x है, ये 12x है। तो मैं कह रहा हूं जो भी इसने कंडीशन दी है पहली और तीसरी, पहली तीसरी यानी कि 5x + 12x इज इक्वल टू, ये कह रहा है उनमें से पहली तीसरी का जो सम है दूसरी संख्या से 50 ज़्यादा है। दूसरी संख्या हमारे पास 7x, इससे 50 ये ज़्यादा है। 12×5 17x, ये हो जाएगा 7x + 50, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से x आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब इनका मुझे निकालना है सम। मैं कहूँगा भाई 7 5 12 12 कितना हो जाएगा, 24x, ये सम हो जाएगा इनका। 24x का वैल्यू हो जाएगा 24 × 5 यानी कि 120। अब देखो ये चीज़ ऐसी है कि हर कोई जानता है और करेंगे भी इसको, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है तो ज़्यादातर बच्चा इसी तरीके से जाएगा। लेकिन आपको मैं आज एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम में क्या होता है, इनमें से 75% क्वेश्चन लगभग ऐसे आते हैं जो ईजी होते हैं, जो मेजर पार्ट है वो तो ईजी वाला ही है, ठीक है। अब हमारा 25% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये 25% क्वेश्चन वे है जहाँ एग्जामिनर ये चाहता है कि हमें सिलेक्शन मिले, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन ये होते हैं 75%, यानी कि आप ये देखो कि जो आसान क्वेश्चन को हर कोई करके आ रहा है, लेकिन करने का अप्रोच कैसा है डिपेंड इस पे करता है। एक बच्चे ने क्या करा, ये 75% है, इसी में सारा टाइम गवा दिया, कर तो सारे आ गया, क्वेश्चन तो सारे कर लिए उसने, पर टाइम सारा यहीं पे खराब हो गया उसका। एक बच्चा ऐसा जिसने 75% को किया नहीं है, उड़ा दिया, वहां से कुछ टाइम बचाया आपने, जो टाइम बचाया वो इधर शिफ्ट कर दिया। ये होता है एग्जाम क्रैक करने की एक रणनीति, क्लियर है बात इतनी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं भाई, क्वेश्चन तो बिल्कुल टफ नहीं है, आप कहोगे भाई 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, लेकिन मेन बात क्या है, अप्रोच। क्योंकि एग्जाम में आपका अप्रोच देखा जाता है कि अप्रोच के ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ कि आप क्वेश्चन को हैंडल कैसे कर रहे हो। अब ध्यान देना एक बार, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं इसको कैसे करता भाई, मैं इसको ऐसे तो नहीं करता बिल्कुल भी, मैं तो ये कहता भाई ये मैंने रफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए एक बार, मैं कहता 7 5 12 12 12 कितना हो गया 24, 24 से कौन कट रहा है भाई, क्या ये कटेगा 24 से, नहीं ये कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये मेरा आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। अब आगे देखे जरा एक बार,